मेरी बहू 3 खूबसूरत बेटों को जन्म दे चुकी थी, मगर आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। बेटा कहता कि मेरी बीवी बहुत पर्दा करती है। मैंने बहू का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, मगर वो सख्त गर्मी में भी चादर ओढ़े रखती और जब सोती तो अंदर से कुंडी लगा लेती। एक रात घर में डाकू आ गए। अफरा तफरी में बहू का नकाब उतर गया। ये देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी इस हवेली में बहू के साथ रहते हुए मुझे 8 साल हो गए थे। 8 साल एक लंबा अरसा होता है। मैंने इन 8 सालों में अपने बेटे फारस को बाप बनते देखा। मैं 3 खूबसूरत पोतों की दादी बनी। मेरी हवेली इनकी मासूम कहकों से गूंजती रहती थी। लोग मुझे मुबारकबाद देते, मेरी किस्मत पर रश्क करते कि ज़ुबैदा बेगम, आपका घर मुकम्मल हो गया है। मगर इन्हें क्या खबर थी कि मेरे ही घर में, मेरे ही आंगन में एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे मैं 8 सालों में फैलांग नहीं सकी थी। ये दीवार मेरी बहू सानिया का नकाब था। मैंने आज तक अपनी बहू का चेहरा नहीं देखा था। ये एक ऐसा सच था जिसे मैं किसी के सामने बयान करती तो लोग मुझ पर हंसते, मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बन चुका था। ये कोई मामूली पर्दा नहीं था जो घर की बड़ी बूढ़ियों से किया जाता है। हमारे घर में फारिस के सिवा कोई गैर मर्द नहीं था। मुलाजमों का आना जाना बाहर के बरामदे तक महदूद था। तो फिर ये पर्दा किससे था? मुझसे? अपनी सास से? ये सवाल 8 सालों से मेरे सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा था, और अब ये एक नासूर बन चुका था। ये सिर्फ पर्दा नहीं था, ये मेरी तौहीन थी, मेरे रुतबे की नफ़ी थी। मैं जो इस घर की मालकिन थी, अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रह रही थी। फारिस ने शुरू में कहा था, अम्मी वो बहुत परहेजगार है, इसकी आदत है आप परेशान ना हो। मगर 8 साल कोई आदत नहीं होती। ये बगावत थी, मेरे खिलाफ एक खामोश बगावत। सानिया का वजूद मेरे लिए एक मुहम्मा था। चलो सर्दियों में तो बड़ी सारी चादर लपेटना समझ में आने वाली बात थी, मगर वो तो सख्त जून की तपती दोपहरों में भी, जब मैं खुद हल्का सा मलमल का दुपट्टा ओढ़े पसीने में शराबूर होती, वो एक भारी चादर और दस्तानों में मलबूस फिरती रहती। इसकी आवाज़ में सन्नाटा था, मगर वो आवाज़ भी जैसे किसी कुएं से आती थी। वो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती, उन्हें खिलाती पिलाती, उनके सामने खेलती, मगर जैसे ही मेरी आहट पाती वो एकदम खामोश हो जाती, एक साए की तरह जो धूप पड़ते ही सिमट जाता है। मैंने कितनी ही बार कोशिश की कि अचानक इसके कमरे में चली जाऊं, मगर इसके कमरे का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता था। रात को सोते वक्त वो अंदर से कुंडी लगा लेती थी। ये कैसा पर्दा था जो सास से भी था। मेरा बेटा फारस मेरी इस अजियत से जैसे बेखबर था, या शायद बेखबर बनना चाहता था। वो मेरी और सानिया के दरमियान एक कमज़ोर सी ढाल बना खड़ा था। जब भी मैं गुस्से में आती, वो मेरी मन्नत समाजत करने लगता, अम्मी खुदा के लिए उसे उसके हाल पे छोड़ दें। वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही ना। वो मुझे क्या समझाता कि सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हो रहा था, मेरी अना का, मेरी हकमियत का हो रहा था। मोहल्ले में जब मैं निकलती तो औरतें मुझसे बातें करती, ज़ुबैदा बेगम, सुना है आपकी बहू बहुत परहेजगार है। मैं जहर का घूंट पीकर मुस्कुरा देती, कुछ काना फूसी करती, अरे परहेजगार नहीं, कोई ऐब है। बड़ा सुना है चेहरा जला हुआ है, इसीलिए छुपाती फिरती है। कोई कहती, अरे नहीं, मैंने तो सुना है इसे कोई कोढ़ जैसी बीमारी है, तभी तो दस्ताने नहीं उतारती। हर बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगती। मैं घर आकर फारस से लड़ती कि देखो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं, मगर वो हर बार मुझे चुप करा देता। और सानिया, इसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो इस घर में एक जिंदा राज की तरह रह रही थी। इसका अपना एक कमरा था, एक शोर था, बच्चे थे, मगर इस घर की मालकिन यानी मुझसे इसका कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपने ही पोतों को इसके हाथ से छू नहीं सकती थी, क्योंकि इसके हाथ हमेशा दस्तानों में रहते थे। मैं इनकी माँ का चेहरा नहीं देख सकती थी जिसने इन्हें जन्म दिया था। ये अजियत अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। 8 साल की खामोशी अब एक तूफान बनने वाली थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो चुका। आज रात मैं फारस से आखिरी बार बात करूंगी। या तो इस घर में मेरी बहू का चेहरा सबके सामने होगा, या फिर मेरा बेटा इस अजनबी को लेकर मेरा घर छोड़ देगा। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। मैंने फारस को इसके कमरे में जाने से पहले ही बरामदे में रोक लिया। मेरे अंदर 8 साल का
जमा लावा उबलने को तैयार था। फारिस, आज मुझे सच सच बता दो, ये सब क्या है? ये कैसा पर्दा है जो मुझ सास से भी ख़त्म नहीं होता? लोग बातें बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। आखिर कब तक मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त करूं? ये फारिस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा वाली नरमी नहीं थी, आज वो कुछ और ही लग रहा था। इसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अम्मी, आपको पहले भी कहा है कि वो पर्दा करती है, उसकी आदत है, आप क्यों ज़बरदस्ती करती हैं? आदत? मैं चीख पड़ी। 8 साल से तुम यही एक जुमला बोल रही हो। ये आदत नहीं है, ये मेरी तौहीन है। इस घर में कोई गैर मर्द नहीं, फिर ये ड्रामा किसके लिए? मेरा लहजा होता जा रहा था। फारिस, इस औरत को तलाक दे दो। मैं इस नहूसत को अपने घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसका चेहरा तक देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। क्या इतनी बुरी शक्ल है इसकी? कोई कूड़ है इसे कि तुम इसे मेरी नज़रों से छुपा रहे हो? और तुम कैसे रह रही हो इसके साथ? फारिस फारिस का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने पहली बार मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात की। अम्मी, बस बहुत हो गया। वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है, आप उसे नहुसत कह रही हैं? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा, तो क्या बर्दाश्त करोगे? ये कि तुम्हारी माँ अपने ही घर में एक भूत के साथ रह रही है, एक ऐसी औरत जिसका ना कोई माजी है ना हाल, बस एक नकाब है जो इसने मेरे मुंह पर दे मारा है। फारिस ने एक कदम पीछे हटाया। इसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर इसके अल्फाज छुरी की तरह मेरे दिल में लगे। अम्मी, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो सानिया को कबूल करें। और सुन ले, अगर आपने इसके राज की खोज लगाने की कोशिश की, अगर आपने उसे मज़ीद जलील करने का सोचा, तो मैं सानिया और बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये धमकी थी मेरे लिए, मेरे अपने बेटे की तरफ से। मेरे अपने खून ने मुझे धमका दिया था। इस औरत के जिसका वजूद मेरे लिए एक सवालिया निशान था। मैं वहीं बरामदे के सतून से टेक लगाकर बैठ गई। मेरा दिल टूट गया था। मैं इस वक्त तो चुप हो गई। मुझे डर था कि मेरा बेटा सच में मुझे छोड़कर न चला जाए। मेरा सारा रौब, मेरी सारी अना फारिस की इस एक धमकी के सामने रेत की दीवार साबित हुई। मगर ये खामोशी सब्र नहीं थी, ये एक नए वहम का आगाज़ था। एक गहरी खाई थी जिसमें मैं गिरती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज है इस नकाब के पीछे कि मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़ने पर तैयार हो गया? अब मेरा वहम शक से निकलकर यकीन की हदों को छूने लगा था। मैंने सानिया पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं एक जासूस बन गई थी। अपने ही घर में मैं देखती थी कि वो कैसे चलती है। इसके कदम हमेशा नपे तले होते थे, जैसे इसे डर हो कि कहीं ठोकर लगने से इसका नकाब सिरक न जाए। वो कभी जल्दी में नहीं होती थी। मैंने बारहा कोशिश की कि इसके रास्ते में कोई चीज़ रख दूँ जिससे वो उलझ कर गिर जाए, मगर वो हमेशा बच जाती थी। एक दिन वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि मेरा छोटा पोता भागता हुआ आया और इससे टकरा गया। मेरा दिल ज़ोर से धड़का कि अब तो नकाब गिरेगा, मगर सानिया ने कमाल फुर्ती से खुद को संभाला। वो गिरते गिरते बची। इसने बच्चे को भी थाम लिया, मगर इसका हाथ अपने चेहरे से 1 इंच भी नहीं हटा। इसके हाथ, हाँ इसके हाथ जो हमेशा दस्तानों में छुपे रहते थे, क्या सिर्फ चेहरा ही मसला था या इन हाथों पर भी कोई क़यामत छुपी थी? मेरा वहम अब सिर्फ सानिया तक महदूद नहीं रहा था। अब मुझे फारिस पर भी गुस्सा आने लगा था। वो मेरी निगरानी करने लगा था। मैं जब भी सानिया के कमरे के पास से गुजरती, फारिस कहीं न कहीं से नमदार हो जाता। अम्मी, आपको कुछ चाहिए था? अम्मी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो मुझसे सवाल नहीं करता था, वो मुझे रोकता था। वो इस राज की पहरादारी कर रहा था। मेरा बेटा मेरी जासूसी कर रहा था। ये एहसास मेरी अज़ियत को दुगना कर देता था। मेरा सब्र जवाब दे रहा था। बेटे की मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर मेरा तौहीन और ये वहम मुझे पागल कर रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि फारिस सिर्फ इसकी हमायत नहीं कर रहा, वो इस राज का में बराबर का शरीक है। वो मुझसे अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। ये वहम अब सिर्फ वहम नहीं रहा था, बल्कि एक आग बन चुका था जो मेरे अंदर सब कुछ जला रही थी। मैंने फैसला कर लिया, अगर मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मैं खुद पता लगा लूँगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए रूठ ही क्यों न जाए।
فارس کی دھمکی نے مجھے وقتی طور پر خاموش تو کر دیا تھا، مگر میرے اندر کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، اس عورت کے لیے جس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ راز بہت گہرا تھا۔ یہ صرف جلے ہوئے چہرے یا کسی بیماری کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت خوفناک، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے میرا بیٹا اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں نے فارس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اس میں خوش ہو تو میں آج کے بعد ثانیہ سے کچھ نہیں کہوں گی، تم بس یہ گھر چھوڑنے کی بات مت کرو۔ میرے الفاظ سن کر فارس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، امی آپ دیکھنا، ایک دن آپ کو ثانیہ پر فخر ہوگا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے وقتی پسپائی اختیار کی تھی، شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اب میں وہ زبیدہ نہیں رہی تھی جو سامنے سے وار کرتی، اب میں نے چھپ کر شکار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا وہم اب ایک جنون بن چکا تھا۔ میں راتوں کو جاگنے لگی تھی، میرے کان اس کے کمرے کے بند دروازے پہ لگے رہتے تھے۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے پاس جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ آخر وہ دونوں باتیں کیا کرتے ہیں۔ کئی راتیں بے سود گزری، مجھے دبی دبی سرگوشیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا، مگر ایک رات جب چاند بادلوں میں چھپا تھا اور حویلی میں ہو کا عالم تھا، میں حسب معمول ان کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اندر سے ثانیہ کی سسکیوں کی آواز آئی، میرا دل زور سے دھڑکا، وہ رو رہی تھی۔ فارس اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی، فارس بس اب مجھ سے یہ بوجھ مزید نہیں اٹھایا جاتا، میں تھک گئی ہوں، یہ نقاب، یہ قید اب میری جان لے لے گی۔ آپ کی ماں، ان کی آنکھوں میں جو نفرت ہے میرے لیے، وہ مجھے جلا دیتی ہے۔ فارس کی آواز آئی، میری جان بس تھوڑا صبر اور کر لو، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر انصاف کے لیے یہ قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ انصاف؟ کیسا انصاف؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا انصاف تھا جس کے لیے میری بہو قید کاٹ رہی تھی اور میرا بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا؟ فارس نے مزید کہا، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وقت آنے والا ہے جب ہر چہرے سے نقاب اٹھے گا اور ہر راز اشاع ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ پردہ نہیں تھا، یہ کسی طوفان کا دباچہ تھا جو میری حویلی میں پنپ رہا تھا اور میں اس سے بے خبر تھی۔ میرا اپنا بیٹا میرے خلاف کسی سازش کا حصہ تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ انصاف، منزل، نقاب اٹھے گا، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب مجھے ثانیہ سے زیادہ اپنے بیٹے فارس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اسی کشمکش میں چند دن گزر گئے۔ میں نے اپنا رویہ بالکل معمول میں رکھا۔ میں فارس اور ثانیہ سے پہلے سے زیادہ نرمی سے پیش آنے لگی تاکہ انہیں لگے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، مگر میری نظریں عقاب کی طرح ان پر جمی تھیں۔ اسی دوران ایک دن پرانے محلے کی کنیز فاطمہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ کنیز کو میں تب سے جانتی تھی جب میں بیاہ کر اس حویلی میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ میری ماں کی دور پار کی رشتہ دار لگتی تھی اور اب بڑھاپے میں تقریباً ہر ماہ مجھ سے ملنے اور کچھ مالی مدد لینے آ جاتی تھی۔ میں برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی پرانی باتیں کر رہی تھی کہ ثانیہ اپنے کمرے سے نکلی اور اس نے ملازمہ کو آواز دی، رحیمہ بی بی، بچوں کو دودھ دے دے۔ اس کی آواز صاف اور بلند تھی۔ کنیز فاطمہ جو چائے کا کپ اٹھا رہی تھی ایک دم ٹھٹک گئی، ان کے ہاتھ کانپ گئے اور چائے کا کپ تپائی پہ گرتے گرتے بچا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی جی، یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے بیزاری سے کہا، میری بہو ہے۔ ثانیہ، تمہیں بتایا تو تھا وہ پردہ کرتی ہے۔ کنیز فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بی بی جی، میں نے اسے دیکھا نہیں، مگر یہ آواز تو میں نے پہلے بھی کئی سنی ہے، بہت سال پہلے۔ یہ وہی درد ہے، وہی گھٹن ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی آواز کنیز؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کنیز نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے جو نہ جانے کب سے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔
कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो सठिया गया हूँ। पुरानी बातें याद आ गई। अल्लाह माफ़ करे ये आवाज़ मुझे इस मनहूस दिन की याद दिला गई जब इस हवेली में ज़लज़ला आया था। वो खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगी, जैसे इसे दीवारों से भी डर लग रहा हो। कनीज़ ने फ़ौरन अपनी चादर संभाली और कहा, बीबी जी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं इसे रोकती रह गई मगर वो रुकी नहीं। वो ऐसे भागी जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। मैं वहीं बैठी रह गई। कनीज़ की बातों ने मेरे शक को मज़ीद गहरा कर दिया था। कौन सा मनहूस दिन, कैसी आवाज़, मेरे जहन में पुरानी यादें करवट लेने लगी, मगर कुछ भी वाज़ह नहीं था। एक तरफ मेरे बेटे की साजिश, दूसरी तरफ कनीज़ का खौफ। मेरा दिल कह रहा था इन दोनों बातों का आपस में कोई गहरा तलक है जो मेरी समझ से बाहर था, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं इस राज की तह तक पहुंचकर रहूंगी। कनीज़ फातिमा के जाने के बाद कई दिन एक अजीब सी वहशत में गुजरे। मेरे कान हर आहट पर लगे रहते थे। सानिया की आवाज़ अब मुझे सिर्फ एक पुरस्रार आवाज़ नहीं लगती थी, बल्कि कनीज़ के अल्फाज के बाद वो मुझे किसी पुरानी चीख का अक्स लगती थी। फारिस की वो बातें कि इंसाफ का वक्त करीब है मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मेरा शक अब सिर्फ सानिया पर नहीं था। मुझे लगता था मेरा बेटा फारस भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कुछ कर रहे थे, मगर क्या इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की, हवेली के काम काज में दिल लगाया, मगर मेरा ध्यान बार बार भटक जाता था। मैं जो इस घर की मालकिन थी अब खुद को एक कैदी महसूस करने लगी थी, जिसके चारों तरफ शक और वहम की दीवारें खड़ी थी, और इन दीवारों के पार मेरी बहू का वो नकाब था जो मेरी बेबसी पर हंस रहा था। एक दोपहर में लान में बैठी मुलाजमों को हदायत दे रही थी कि गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैंने लापरवाही से देखा, मगर गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखकर मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। वो रहूफ साहब थे, मेरे दूसरे शोहर कमाल साहब के ख़ानदानी वकील। इन्हें यहाँ आए हुए बरसों बीत गए थे। मैं इन्हें तकरीबन भूल चुकी थी। इनका अचानक यहाँ आना मेरे लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। रऊफ़ साहब की आंखों में वही पुरानी पेशावराना लातल्लकी थी। उन्होंने इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ कागजात निकाले। ज़ुबैदा बेगम, आज मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। कमाल साहब, मरहूम की वसीयत आपको याद होगी। मेरा हलक खुश्क हो गया। कमाल साहब का नाम सुनते ही मेरे माजी के वो ज़ख्म हरे हो गए जिन्हें मैं दफन कर चुकी थी। जी जी मुझे याद है, मैंने बमुश्किल कहा। रऊफ़ साहब ने कागजात पर नज़रें जमाए हुए कहा, वसीयत के मुताबिक कमाल साहब की तमाम जायदाद इनकी अकलौती बेटी के नाम थी, जो 19 साल की उम्र में इसे मिलना थी। हमारे हिसाब के मुताबिक वो बच्ची अब इस कानूनी उम्र को पहुंच चुकी होगी। इसीलिए मैं ये जानने आया था, क्या इसका कुछ पता चला, ताकि जायदाद की मुंतकिली का अमल शुरू किया जा सके। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मैंने मेज़ को मजबूती से थाम लिया ताकि मेरा जिस्म कांपता हुआ नजर न आए। रऊफ़ साहब, वो तो बचपन में ही गुम हो गई थी, जब वो 9 साल की थी। मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी आवाज़ मेरे ही कानों में अजनबी लग रही थी। रऊफ़ साहब ने मेरी तरफ देखा। जी वो तो मुझे मालूम है, पुलिस फाइल में आज भी लापता के तौर पर दर्ज है, मगर कानून की नज़र में जब तक मौत साबित न हो जाए वो ज़िंदा तस्वर की जाएगी और जायदाद की वारिस रहेगी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। अगर वो वारिस है तो मेरा क्या होगा, फारिस का क्या होगा, मेरी इतने सालों की मेहनत, मेरा इस हवेली पर राज सब ख़त्म हो जाएगा। नहीं नहीं रऊफ़ साहब, आप शायद भूल रहे हैं। मैंने जल्दी से अपनी एक नई झूठी कहानी गढ़ी। वो इसी साल मिल गई थी पुलिस को शहर से बाहर। इसकी एक मस्ख शुदा लाश मिली थी। मैंने आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश की। वो इतनी बुरी हालत में थी कि शिनाख्त मुश्किल थी, मगर इसके कपड़ों से हमने इसे पहचान लिया था। हमने इसे दफना भी दिया था। अब तो इसकी कब्र का निशान भी मिट गया होगा। मैं इस सदमे को भूलना चाहती थी, इसीलिए कभी इसका जिक्र नहीं किया।
रऊफ साहब खामोशी से मुझे देखते रहे। इनके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। फिर उन्होंने कहा, ज़ुबैदा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। लाश मिली थी तो इसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना होगा, केस भी बंद हुआ होगा। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने गुस्से का मुजाहरा किया। पुरानी बातें हैं रऊफ साहब, फाइलें दब गई होंगी। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं इसकी माँ थी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? अब जायदाद की वारिस मैं और मेरा बेटा फारिस है। आप जल्द अज जल्द ये सब हमारे नाम मुंतकिल कर दें। रऊफ साहब ने अपने कागजात समेटे। वो खड़े हो गए। ठीक है ज़ुबैदा बेगम, मैं महकमा माल और पुलिस रिकॉर्ड से मज़ीद तसल्ली कर लेता हूँ। अगर बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट मिल गया तो जायदाद आपके और फारिस साहब के नाम मुंतकिल करने की कार्रवाई शुरू कर दूँगा। बहुत जल्द आपसे रब्ता करूँगा। वो ये कहकर चले गए और मैं वही सोफे पर ढह गई। ये मैंने क्या कर दिया? एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल दिया। अब वो रिकॉर्ड चेक करेगा, वहाँ कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई लाश नहीं मिली थी। मैं तो खुद इसे बकारन को देकर आई थी। मेरा सर चकराने लगा। मुझे लगा दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। ऐन इसी वक्त मुझे सीढ़ियों से सानिया की आवाज़ आई। वो फारिस से कह रही थी, फारिस, वक्त करीब आ रहा है। मैंने कहा था ना, इंसाफ होकर रहेगा। यह आवाज़ इस वक्त मेरे लिए मौत का पैगाम थी। क्या वकील की आना कोई इत्तेफाक नहीं था? क्या ये सब मेरी बहू और मेरा बेटा मिलकर कर रहे थे? मेरा खौफ अब यकीन में बदल रहा था। ये निकाब सिर्फ पर्दा नहीं, ये मेरा कफन तैयार कर रहा था। वकील के जाने के बाद मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मेरा अपना बेटा, मेरा खून, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। और मेरी बहू, वो पुरस्रार औरत जिसकी आवाज़ कनीज़ फातिमा के बकौल किसी पुरानी चीख जैसी थी, वो इंसाफ की बात कर रही थी। कैसा इंसाफ? वो कौन सा इंसाफ था जिसके लिए वकील को 20 साल पुरानी फाइलें खोलनी पड़ गई थी? मेरे जहन में वो मंजर घूम रहा था जब मैंने इस 9 साला बच्ची को बकारन के हवाले किया था। क्या वो वापस आ गई थी? नहीं, नहीं, ये नामुमकिन था। वो मर खप गई होगी। मैं खुद को तसल्ली देती, मगर मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से लरजता रहता था। इस रात हवेली में एक मौत का सन्नाटा तारी था। फारस और सानिया अपने कमरे में बंद थे, शायद मेरे खौफ का जश्न मना रहे थे। मैं अपने कमरे में टहल रही थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने ही धड़कनों से खौफ आ रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बाहर गेट पर किसी चीज़ के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा शायद वकील वापस आ गया या पुलिस आ गई, मगर फिर एक साथ कई कदमों के धमक और शीशे टूटने की आवाज़ आई। मैं इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मेरे कमरे का दरवाज़ा एक लात से खुला और 5 मुसल्ला नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हो गए। इनकी आंखों में वहशत थी, इनके हाथ में पिस्तौल थे। मैं खौफ से चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ जैसी मेरे हलक में ही जम गई हो। इनमें एक मेरी तरफ बढ़ा और मेरे बाजू पकड़कर मुझे घसीटते हुए बरामदे में ले आया। दूसरे मुलाजमों को मारते पीटते एक कोने में जमा कर रहे थे। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। शोर सुनकर फारिस अपने कमरे से बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर आया, डाकुओं ने इस पर बंदूक तान दी। अम्मी, ये सब क्या है? वो चीखा। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, 2 डाकुओं ने इसे पकड़ लिया। सानिया भी इसके पीछे ही निकली। वो हमेशा की तरह भारी चादर नकाब में मलबूस थी। वो एक कोने में सहम कर खड़ी हो गई। डाकुओं का सरदार, जो शायद सबसे ज़्यादा वहशी था, मेरी तरफ बढ़ा। इसकी नज़रें मेरी उंगलियों की अंगूठियों और गले पे के हार पर थी। इसने झपट कर मेरा हार नोचना चाहा। मैंने मज़ाहमत की तो इसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। फारिस ये देखकर तड़प उठा। उसने पूरी कुव्वत से खुद को डाकुओं की गिरफ्त से छुड़ाया और इस सरदार पर पल बढ़ा। खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगाया। दोनों के दरमियान गुत्थम गुत्था शुरू होगी। फारिस नहता था और वो मुसल्ला थे। अचानक एक दूसरे डाकू ने, जो दूर खड़ा था, फारिस पर सीधा पिस्तौल तान लिया। मैंने ये मंजर देखा और मेरी आंखें फट गई। नहीं, मेरे बेटे को गोली मत मारना, मैं चीखी, मगर मेरी आवाज़ न कारखाने में तोती की आवाज़ साबित हुई। वक्त जैसे थम गया था।
میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنے والی تھی کہ اچانک ایک سایہ بجلی کی تیزی سے میرے اور فارس کے درمیان سے گزرا۔ یہ ثانیہ تھی، وہ عورت جو 8 سال سے ایک سائے کی طرح رہتی تھی، آج ایک شیرنی کی طرح گرجی تھی۔ نہیں! اس کے چیختے ہوئے اس نے ڈاکو کے ہاتھ پر جھپٹا جس نے فارس پر بندوق تانی تھی۔ اس کا مقصد فارس کو بچانا تھا۔ اس دھکم پیل اور کھینچا تانی میں ڈاکو کا ہاتھ مڑا، پستول سے گولی چلی، مگر اس کا نشانہ چوک گیا۔ گولی چھات میں لگی، مگر اس افراتفری میں ڈاکو کے ہاتھ سے ثانیہ کا نقاب الجھ کر کھنچ گیا۔ 8 سال میں پہلی بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک سرد چہرہ تھا جس پر خوف نہیں، غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھی، مگر میرا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ میں اس کا چہرہ پہچان نہیں سکی کیونکہ میں نے تو اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ ڈاکو نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ ثانیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور میرے قدموں کے پاس آ گری۔ وہ گری تو اس کا ہاتھ میرے سامنے فرش پر ٹکا۔ اس کھینچا تانی میں اس کے ہاتھ سے دستانہ بھی اتر گیا۔ حویلی میں شور تھا، ڈاکو چیخ رہے تھے، فارس ان سے لڑ رہا تھا، مگر میری دنیا، میری آنکھیں ایک ایسے لمحے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ برآمدے میں مدھم روشنی میں میری بہو کا ہاتھ ننگا میرے سامنے تھا اور اس کی کلائی پر، اس کی گوری جلد پر ایک کالا بدنما ستارے کی شکل کا نشان جلا ہوا تھا۔ یہ نشان، میرا دماغ گھوم گیا۔ وقت 10 سال پیچھے چلا گیا۔ مجھے اپنا ہی ہاتھ یاد آیا جس میں ایک گرم دہکتا ہوا چمٹا تھا۔ مجھے ایک 9 سال کی بچی کی فلک شگاف چیخ سنائی دی، وہی ستارے کی شکل کا نشان جو میں نے خود اس کی کلائی پر داغا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے نظریں فرش پر پڑی، ثانیہ کے چہرے پر جمائیں۔ وہ چہرہ اب مجھے اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ نقش و نگار، یہ تو میری سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ بچی جسے میں 10 سال پہلے ایک بکارن کو بیچ دیا تھا، وہ جسے میں مردہ سمجھ بیٹھی تھی۔ میری جان جیسے میرے جسم سے نکل گئی۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، گڑیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ حویلی میں مچا شور، ڈاکوؤں کی چیخو پکار، فارس کی مزاحمت، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ میری آنکھیں، میری روح، میری کائنات اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی، میری بہو کے ننگے ہاتھ پر وہ ستارے کی شکل کا کالا بدنما نشان، وہ نشان جو 10 سال پرانا تھا مگر آج بھی اتنا ہی تازہ تھا جتنا اس دن میں نے وہ گرم چمٹا اس کی نازک کلائی پہ رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا، حال کے سارے منظر دھندلا گئے اور ماضی کسی سیلابی ریلے کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا جب میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد تنہا رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا فارس اس وقت 10 سال کا تھا۔ میں جوان تھی اور اپنی محرومیوں کا ازالہ چاہتی تھی۔ تبھی میری زندگی میں کمال صاحب آئے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے مگر بے انتہا امیر اور نرم دل۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے فارس کو سہارا دیا اور میں بیاہ کر اس حویلی میں آ گئی۔ کمال صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ایک 6 سال کی بیٹی تھی، گڑیا۔ وہ واقعی گڑیا جیسی تھی، خوبصورت، معصوم اور شوخ۔ کمال صاحب نے میرے بیٹے فارس کو اپنے بیٹے کی طرح اپنایا۔ انہوں نے اسے بہترین اسکول میں داخل کروایا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں خوش تھی کہ فارس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اس حویلی کی ملکہ بن کر بھی ادھوری تھی، کیونکہ اس حویلی کا اصل مرکز کمال صاحب کی آنکھوں کا تارا ان کی 6 سالہ بیٹی گڑیا تھی۔ کمال صاحب کی جان اس چڑیا میں تھی۔ وہ شام کو دفتر سے لوٹتے تو ان کی پہلی نظر گڑیا کو تلاش کرتی۔ وہ اس کے لیے مہنگے کھلونے لاتے، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ ان کی آواز میں جو میرے لیے ہمیشہ دھیمی اور سنجیدہ رہتی تھی، گڑیا سے بات کرتے ہوئے شہد جیسی میٹھی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس گھر کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا مگر کمال صاحب کے دل پر گڑیا کا راج تھا، اور یہی بات میرے حسد کو آگ کو ہوا دیتی تھی۔ میں اس بچی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے، میرے شوہر اور میری دولت کے درمیان ایک دیوار لگتی تھی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ کمال صاحب کی نظر میں اسے گرا دوں، مگر وہ اتنی معصوم اور سمجھدار تھی کہ میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ ستم ظریفی یہ کہ میرا اپنا بیٹا فارس وہ گڑیا پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ حویلی کے وسیع لان میں بھاگ دوڑ کرتے، چھپن چھپائی کھیلتے، فارس اس کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ اسے کہانیاں سناتا، اس کے بال بناتا۔ میں فارس کو روکتی، اسے ڈانٹتی
کہ تم اس لڑکے سے دور رہا کرو، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ مگر فارس میری بات نہ سنتا۔ وہ کہتا امی یہ کتنی پیاری ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی محبت میری حسد کو اور گہرا کر دیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ بچی مجھ سے میرا شوہر ہی نہیں میرا بیٹا بھی چھین لے گی۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہتی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کانٹے کو اپنی راہ سے کیسے ہٹاؤں۔ زندگی اسی طرح 3 سال اور گزر گئی۔ گڑیا اب 9 سال کی ہو چکی تھی اور فارس 13 سال کا تھا۔ وہ دونوں گہرے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور میں حسد کی آگ میں جلتی ہوئی کڑتی رہتی تھی کہ اچانک کمال صاحب پر انکشاف ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج کا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری، مگر میرے دکھ سے زیادہ میرے اندر چھپی لالچ جاگ اٹھی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، مگر میری نظریں ان کی دولت پر تھی۔ کمال صاحب اپنی حالت سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک دن وکیل کو بلایا اور اپنی وصیت تیار کروائی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب سب کچھ میرا اور فارس کا ہوگا، مگر میری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب کمال صاحب کے انتقال کے بعد وصیت پڑھی گئی۔ کمال صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد، فیکٹریاں اور یہ حویلی اپنی 9 سالہ بیٹی گڑیا کے نام کر دی تھی، اور مجھے اور فارس کو صرف گزارے لائق کچھ زمینیں اور نقد رقم ملی تھی۔ یہ وصیت نہیں تھی، یہ میرے منہ پر ایک تمانچہ تھا۔ کمال صاحب نے مرتے مرتے بھی مجھے ہرا دیا تھا اور اس 9 سال کی بچی کو مجھ پر فوقیت دی تھی۔ میری نفرت اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ مجھے وہ بچی نہیں بلکہ اپنی محرومیوں، ساری محرومیوں کا سبب نظر آتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ جائیداد اس سے چھین کر رہوں گی۔ میں نے اس وصیت کو چیلنج کرنے کا سوچا، مگر وکیل نے بتایا کہ یہ ناممکن ہے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں اس وارث کو ہی راستے سے ہٹا دوں، اور میں اس منحوس دن کا انتظار کرنے لگی جب میں اپنا پتہ صاف کر سکتی تھی۔ کمال صاحب کی وصیت نے میری روح میں سلگتی نفرت کو باقاعدہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دیا تھا۔ میں جو اس حویلی کی بلا شرکت غیر مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اس 9 سال کی بچی کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر کا ہر زہر اب پھنکارنے لگا تھا۔ میں اس بچی کو اس حویلی سے کیا اس دنیا سے مٹانے کے منصوبے بنانے لگی تھی، مگر میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرا اپنا بیٹا فارس تھا۔ وہ گڑیا کے لیے صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ اس کا محافظ، اس کا پہرے دار تھا۔ وہ 13 سال کا ہو چکا تھا اور مجھ سے زیادہ اس چھوٹی سی لڑکی کی فکر کرتا تھا۔ اس کی موجودگی میں گڑیا کو ایک جھٹکی تک نہیں دے سکتی تھی۔ فارس فوراً ڈھال بن کر سامنے آ جاتا۔ امی آپ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا مضبوط ہوتا کہ مجھے چپ لگ جاتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے مجھے فارس کی غیر موجودگی کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ موقع مجھے جلد ہی مل گیا۔ فارس کے نانا نانی یعنی میرے والدین نے اسے چند دنوں کے لیے اپنے پاس گاؤں بلایا۔ فارس گڑیا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے اسے زبردستی بھیج دیا کہ وہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں ہو۔ جیسے ہی فارس کی گاڑی حویلی کی گیٹ سے نکلی، میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور مسکرائی۔ میرے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو ایک شکاری کو شکار کے جال میں پھنسنے پر ہوتا ہے۔ گڑیا بے خبر لان میں کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے کھو جانے کا دکھ تھا، مگر فارس کی محبت نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اس کے باپ کے کمرے میں لے گئی۔ تم منحوس ہو، میں چیخی، جب سے اس گھر میں آئی ہو مصیبت لائی ہو، میرے شوہر کو کھا گئی اور اب میری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ معصوم بچی سہم گئی۔ امی، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فارس بھیا کہاں ہے؟ امی کا لفظ سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میں نے اسے تھپڑ مارا، وہ روتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ یہ میرے ظلم کی ابتدا تھی۔ اگلے 3 دن میں نے اس بچی پر وہ قیامت ڈھائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی اس کے کمرے کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ وہ روتی رہتی فارس بھیا کو پکارتی،
मगर इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं इसकी सिसकियाँ सुनती और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती थी। मैं इसे बताना चाहती थी कि इस हवेली की असल मालकिन कौन है। तीसरे दिन वो भूख से नढाल होकर मेरे कदमों में गिर पड़ी। आंटी मुझे माफ़ कर दे, मुझे खाना दे दे, मैं मर जाऊंगी। मैंने इसे बालों से पकड़ा और घसीटती हुई बुर्जी खाने में ले गई। इस वक्त दोपहर थी और मुलाजम अपने क्वार्टर्स में थे। बुर्जी खाने में चूल्हे पर दूध उबल रहा था और पास ही एक लोहे का चिमटा पड़ा था जो आग से दहक रहा था। वो पानी मांग रही थी और मैं गुस्से से कांप रही थी कि कल फारिस वापस आने वाला था और ये मुसीबत अभी तक मेरे सर पर सवार थी। अचानक मेरी नज़र इस गर्म चिमटे पर पड़ी। मेरे अंदर की दरिंदगी जाग उठी। मैंने वो दहकता हुआ चिमटा उठाया और खौफ से पीछे हटी, मगर मैंने इसे पकड़ लिया। मैं तुम्हें ऐसा निशान दूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी अपनी औकात ना भूलो। मैंने वो गर्म चिमटा इसकी नाजुक सी गोरी कलाई पर रख दिया। एक दिलखराश चीख बुलंद हुई। जले हुए गोश्त की बू पूरे बुर्जी खाने में फैल गई। वो तड़प कर बेहोश हो गई। मैंने इसे वही फर्श पर छोड़ा और अपने कमरे में आकर इत्मीनान से बैठ गई। मुझे इसके दर्द या इसकी चीख से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने अपना फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सवेरे ही हवेली के गेट पर एक बकारन सदा लगाते हुए आई। वो हर जुमरात को आती थी। मैंने इसका ज़ख्म छुपाकर इसे होश में लाया और घसीटती हुई गेट तक ले गई। बकारन मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने अपने हाथ से सोने की चूड़ियाँ उतारी और कुछ नकद रकम इसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये लड़की ले जाओ, इसे इस शहर से इतना दूर ले जाओ कि इसका साया भी मुझ तक न पहुँचे। इसे बेच दो, इसे भी भीख मांगने पर लगा दो, जो चाहे करो, मगर अगर ये मुझे दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। बकारन की आंखों में लालच और खौफ एक साथ चमका। इसने बच्ची को बाजू से पकड़ा और तेजी से वहां से चली गई थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वापस आकर पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरी सौतेली बेटी अगवा हो गई है और दोपहर तक फारिस वापस आ गया। वो घर में दाखिल होते ही गुड़िया गुड़िया पुकार रहा था। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और झूठे आंसू बहाते हुए कहा, बेटा वो कहीं चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो कह रही थी कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ। वो खुद ही घर से निकल गई। फारिस पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो हवेली का कोना कोना छान मारा। इसने वो रो रहा था, गुड़िया तुम कहाँ हो? बाहर गलियों में भागा, हर आने जाने वाले से पूछा, मगर वो नहीं मिली। शाम तक पुलिस भी आ गई। रस्मी कार्रवाई हुई, मगर मैं जानती थी कि वो कभी नहीं मिलेगी। फारिस इस रात थका हारा टूटा हुआ वापस आया। वो रो नहीं रहा था, इसकी आंखें वीरान थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। इसकी 13 साल आंखों में वो गहराई थी जो मैंने आज तक नहीं समझ सकी। इसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, अम्मी आपने उसे जाने दिया ना? इसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो पलटा और अपने कमरे में चला गया। इस दिन के बाद फारिस ने मुझसे गुड़िया का जिक्र कभी नहीं किया। वो एकदम खामोश हो गया था। इसकी हंसी, इसकी शरारतें सब जैसे इस बच्ची के साथ ही इस हवेली से रुखसत हो गई थी। वो मेरे साथ रहता था, मगर इसका वजूद खोखला हो चुका था। मेरा जहन माजी के पुराने अंधेरे से वापस हाल की क़यामत खेज रात में पलटा। हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। डाकुओं ने फारिस को काबू कर लिया था और अब वो तेज़ी से अलमारियां और तिजोरियां खंगाल रहे थे। मगर मेरी आंखें, मेरी रूह, मेरी कायनात इस एक नुक्ते पर आकर ठहर गई थी। मेरी बहू के नंगे हाथ पर वो सितारे की शक्ल का काला बदनुमा निशान, वो निशान जो मेरा अपना गना था, जो आज नकाब उतरने पर मेरे सामने आ गया था। मैं वहीं फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मेरी नज़रें सानिया के चेहरे पर थी, जिसे मैं अब पहचान चुकी थी। वही आंखें, वही नक्शो नगार, जो अब एक 9 साल की बच्ची के नहीं बल्कि 23 साला औरत के थे। मगर वो मेरी गुड़िया थी, मेरी सौतेली बेटी, जिसे मैंने मुर्दा समझ लिया था। डाकुओं को जो मिला वो लेकर तेज़ी से निकल गए। इनके जाने के बाद हवेली में एक मौत का सन्नाटा छा गया। फारिस तेज़ी से मेरी तरफ लपका, अम्मी आप ठीक तो हैं? मगर मैं इसे नहीं देख रही थी। मैं तो बस इस चेहरे को देख रही थी जो अब भी फर्श पर बैठा था और जिसके नकाब के अब कोई
मान ही नहीं रहे थे। मैं लरजते हुए ओंठों से बोली, गुड़िया, डाकू तो लौट कर चले गए, मगर आज मुझे लगता है जैसे मैं खाली हाथ रह गई हूँ। मेरी सारी दौलत, मेरा सारा गुरूर आज लुट गया था। फारस जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था वही रुक गया। इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। इसने सानिया यानी गुड़िया को सहारा देकर उठाया और इसे अपने पास खड़ा किया। हाँ अम्मी, आप ठीक कहती हैं, आज आप लुट गई हैं। आपकी सारी चालाकियाँ, आपका सारा गुरूर आज खाक में मिल गया। मैं कांपती हुई नज़रों से इसे देखने लगी। तुम जानते थे फारस? इसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। हाँ अम्मी, मैं सब जानता था। मैं इस दिन भी जानता था जब आपने गुड़िया को घर से निकाला था। मेरा तेरा सारा दिल इस वक्त भी समझ गया था कि वो खुद नहीं गई, इसे भेजा गया है। आपने तो इसे बेकारन को बेचा था ना। मैंने इसे 5 साल बाद ढूंढा था। इन्हीं बेकारियों के एक अड्डे पर वो भीख मांग रही थी। इसकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी, मगर मैंने इसे इसके हाथ के निशान से पहचान लिया था। इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसका हक इसे दिला कर रहूँगा, मगर मैं इसे इस वक्त इस हवेली में नहीं ला सकता था। मुझे डर था कि आप इसे फिर कोई नुकसान न पहुंचा दें। मैंने इसे एक हॉस्टल में रखा, इसे पढ़ाया लिखाया, और जब वो इस काबिल हो गई तो मैं इससे निकाह करके इसे इस हवेली में ले आया। इसका एक एक लफ्ज़ जैसे मेरे वजूद पर तेज़ाब बनकर गिर रहा था। मैं फ़र्श पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। फारस ने बात जारी रखी। मैंने ही इसे निकाब में रहने को कहा था। मैं जानता था कि आप इसका चेहरा देख लेती तो पहचान जाती। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब आपके गुनाह खुद आपके सामने आ खड़े हों। वकील को भी मैंने ही बुलाया था अम्मी, वो फाइलें खुलवाने के लिए, ताकि गुड़िया को इसका जायज़ हक मिल सके। और हाँ, मैं आपको इसका चेहरा इसलिए नहीं दिखाता था क्योंकि मैं जानता था कि आपका ज़मीर मर चुका है, मगर मैं आपसे नफ़रत नहीं करना चाहता था। मगर आज आप सुन लें अम्मी, अब आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर आपने गुड़िया को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। ये आखिरी चोट थी जो मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मैं गुड़िया के कदमों में गिर गई। इसके पाँव पकड़कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो गुड़िया, मुझसे गुनाह हो गया। मैं अंधी हो गई थी। दौलत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची गुड़िया, जिसने इतने साल सिर्फ नफ़रत और इंतकाम के सहारे गुजारे थे, आज अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को अपने कदमों में गिरा देखकर पिघल गई। इसने मुझको सहारा देकर उठाया और अपने गले से लगा लिया। मैंने आपको माफ़ किया ज़ुबैदा बेगम, मैंने आपको इस दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन फारस ने मुझे ढूंढकर सहारा दिया था। आपको माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके इस कदर आला ज़र्फ़ पर दंग रह गई। अगली सुबह हवेली की फ़िज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फारस वकील रऊफ़ साहब को साथ लेकर आया था। मैं खामोशी से एक कोने में बैठी थी। मैंने कांपते हाथों से सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए और कमाल साहब की सारी जायदाद इसकी असल वारिस गुड़िया उर्फ सानिया के नाम मुंतकिल हो गई। फारिस मेरे पास आया। इसके दिल में मेरे लिए नफ़रत नहीं, मगर अफसोस और दुख था। वो जानता था कि जो हो गया इसे बदला नहीं जा सकता, मगर वो अपनी माँ से तल्लक भी नहीं तोड़ सकता था। इसने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने रोते हुए अपने बेटे को देखा और गुड़िया के ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। हवेली पर आज भी मेरा ही साया था, मगर आज मैं राज नहीं कर रही थी, बल्कि अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रही थी।